नमस्कार। आज हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू पर अध्ययन करेंगे। यहाँ से ही बहुत सारे सवाल आते हैं। सवाल के साथ साथ इनके व्यक्तित्व को जानना भी जरूरी है। क्या सोच रही है समाज के लिए, देश के लिए, पूरे संसार के लिए। गांधी जी राजनीति में सत्य का समावेश चाहते थे। पंडित नेहरू साहब भी राजनीति में सत्य का समावेश चाहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन दोनों का सत्य क्या फर्क है? गांधी जी राजनीति में आध्यात्म चाहते थे, आध्यात्मिकता लिए हुए थी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उस आध्यात्मिकता, उस पारलौकिक सत्य की बात नहीं करते थे। वो यथार्थ सत्य की बात करते थे। वो अदृश्य सत्य की बात नहीं करते थे। जो दिख रहा उसके सत्य की बात करते थे। तो क्या सत्य है? राजनीति में सत्य का समावेश करना है, शासन में सत्य का समावेश करना है। सत्य क्या है? सत्य गरीबी है, सत्य अंग्रेजों का शोषण है, सत्य समाज व्याप्त असमानता है। सत्य क्या है? अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, समाज व्याप्त तमाम विकृतियां, तमाम कुरीतियां, ये सत्य है। और इस सत्य की पकड़ से ही हम अच्छे मार्ग तरफ अग्रसर हो सकते हैं, उन्नत के मार्ग पर जा सकते हैं। जब तक इस सत्य का सामना नहीं करेंगे तब तक हम लोग विकास नहीं कर सकते। गांधी जी हृदय परिवर्तन की बात करते थे। वो हृदय परिवर्तन में विश्वास पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। वो मन परिवर्तन विश्वास करते थे। हृदय परिवर्तन और मन परिवर्तन में क्या अंतर है, इसको जरा देखिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं कोई गलत सलत काम कर रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार अलग रहेगा, गांधी जी का अलग रहेगा। गांधी जी कहेंगे हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, और तब तक पकड़े रहो जब तक उसका हृदय परिवर्तन न हो जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहेंगे? मन परिवर्तन। वो नहीं मानता है, 10 लाठी दो, सही हो जाएगा, उसको पेनाल्टी लगा दो, सही हो जाएगा। ये मन परिवर्तन की बात कर रहे हैं। इस तरीके से अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो ये विशुद्ध रूप से क्या है? सामाजिक सुधारवादी हैं। ये मानववाद इनका लक्ष्य है। ये हृदय परिवर्तन में, उस अदृश्य सत्ता में विश्वास नहीं करते। इस तरीके से क्या है? जो सत्य दिख रहा है, क्या सत्य है? मानव गरिमा। इस सत्य पर विश्वास करते थे कि मानव गरिमा का, मानव का सम्मान हो, मानव की क्षमताओं को पहचाना जाए, मानव का प्रगति हो सके। सत्य को उस अदृश्य से जोड़ करके नहीं देखते थे, उनके स्वभाव में ही नहीं था। वो कर्म कांड पर विश्वास नहीं करते थे, वो यथार्थ विश्वास करते थे। जो सत्य उसका सामना करे। कर्म कांड की बात आती है। कर्म कांड भी प्राचीन काल में इतना ज्यादा व्याप्त हो गया था। उसके विरुद्ध में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी भी आए थे। आप लोग पढ़े, आप लोग जानते हैं। और ये कर्म कांड के समर्थक नहीं थे। ये क्या चाहते थे कि मानव का कल्याण हो। मानव का कल्याण के लिए क्या होना चाहिए? सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। यही उनके सत्य की पराकाष्ठा थी, यही उनके सत्य का मार्ग था। यही वहां तक ले जाएगा। जब सत्य का सामना करेंगे, जो व्यवहारिक सत्य है, वो मानव का कल्याण होगा। समस्त जातिगत, संप्रदायगत और धर्म पर जितने भी आधारित संकीर्णताएं हैं, उससे ऊपर उठ करके ये सोचते थे। राष्ट्र निर्माण में सोचते थे, मानववाद में सोचते थे। ये कहते थे क्या? अगर इससे हम ऊपर उठ जाए, यानी जातिगत, संप्रदायगत, जो धर्मगत, इस प्रकार की विचारें हम ऊपर उठ जाएं, न सिर्फ हम बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, न सिर्फ बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, बल्कि हम पूरे विश्व का मार्गदर्शन भी दे सकते हैं, विश्व गुरु भी बन सकते हैं, हम नेतृत्व भी कर सकते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े अच्छे अच्छे विचार दिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जानते थे कि जो बुजुर्ग हैं, जो जवान हैं, तमाम संकीर्णताएं से ब्रेन वॉश हो गया उनका। वो जातिगत, धर्म, संप्रदाय का ब्रेन वॉश हो चुका है। वहां पर ज्यादा काम नहीं किया जा सकता है, केवल समझाया जा सकता है। ज्यादा काम करने की जरूरत है बच्चों के लिए, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग में कहीं कोई कुरीतियां नहीं होती, न जात की, न धर्म की, न संप्रदाय की। जितनी विकृतियां, छुआछूत की, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं होता। वो बिल्कुल फ्रेश होता है। वो तो ईश्वर का वरदान है, एकदम फ्रेश होता है। कुछ भी उसके अंदर ऐसी बातें नहीं होती हैं।
इसी पर रूसो ने क्या कहा कि मैन वाज बॉर्न फ्री बट वीर वेयर इन चेन। कुछ मिलता जुलता है। बच्चा एकदम स्वतंत्र पैदा होता है, जात से स्वतंत्र, धर्म से स्वतंत्र, लेकिन मनुष्य इतना विकृत है, उसके अंदर अपलोड कर देता है विकृतियां समाज की, और वो भी उसी में शामिल हो जाता है। और इस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को पकड़ते थे, जानते थे कि उनका ब्रेन वॉश किया जा सकता है। क्यों? अभी बच्चे, उनके अंदर कुछ लोड हुआ ही नहीं है। इस तरीके से बच्चों को अगर अच्छी बात समझाएंगे तो अच्छी समझेंगे, इनके अंदर कुछ बुरे विचार है ही नहीं, कुछ संकीर्ण विचार है ही नहीं। मैं बता दूं, भारत सरकार जो एमडीएम चलाती है उसमें कोशिश करती है कि दलित वर्ग की महिला को रखा जाए। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर जाति धर्म संप्रदाय कुछ है ही नहीं है। जब दलित महिला के हाथ से खाना खाएंगे तो बड़े होंगे वहीं पर, बाद में चल के उनके अंदर अनटचबिलिटी का भाव नहीं रहेगा। बहुत पहले भी इस प्रकार का संकेत मिल चुका है। आज सरकार क्या है, उस पर काम कर रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की जाती है। जब देश आजाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री बने। उस समय क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया तो विश्व दो गुटों में बढ़ चुका था। और दो गुट कौन सा? वो जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा तो उसका गुट नहीं, बल्कि पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। और वो चाहते थे कि लोग मेरे साथ आए। जब भारत आजाद होता 1947 में, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, अमेरिका कहता है कि मेरे तरफ आ जाओ, सोवियत संघ कहता है कि मेरे तरफ आ जाओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं नहीं, मैं किसी की तरफ नहीं आऊंगा, मैं गुट निरपेक्ष तरह रहूंगा। इस तरीके से गुट निरपेक्ष की स्थापना भी होती है 1961 में बेलग्रेड में। तो बड़ी अच्छी सोच रही है, बहुत अच्छी सोच रही है उनकी। और इसलिए एक सोच अच्छी रही है कि दोनों का फायदा उठा सके हम, दोनों से हम दूरी जरूर बनाए रखेंगे, लेकिन दोनों हमारे दुश्मन नहीं। बच्चों से लेकर के बड़े तक अच्छी सोच थी। मैं बता दूं, 14 नवंबर को चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू पैदा थे तो 14 नवंबर को ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुट निरपेक्ष की स्थापना इन्होंने कराया, नेहरू नासिर टीटू मिलकर के बड़े अच्छे अच्छे काम किए। लोकतंत्र के विषय में कहा करते थे, जितने भी शासन प्रणाली विश्व में व्याप्त है, लोकतंत्र सबसे बेहतर होता है। लोकतंत्र में कितना हो बुराई होगी, लेकिन सभी शासन व्यवस्था से लोकतंत्र बढ़िया होगा। अब भारत में लोकतंत्र ही अपनाया गया, संसदीय व्यवस्था फॉलो किया गया। भारत में संसदीय व्यवस्था, लोकतंत्र की वकालत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ये सवाल पूछा जाता है, अध्यक्षीय यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं लागू किया गया, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू किया गया। इसकी वकालत किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि जब तक आर्थिक विषमता को दूर नहीं कर देते तब तक लोकतंत्र परिष्कृत नहीं हो सकता, तब तक वोट का कोई मतलब ही नहीं है। लोकतंत्र सही अच्छी व्यवस्था है, लेकिन लोकतंत्र में आर्थिक विषमता लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देता है, वोट की वैल्यू को नहीं समझता। वोट की वैल्यू कब होती है? जब आर्थिक तंगी न हो, आर्थिक समानता हो, तब वोट की वैल्यू होगा। कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिस लोकतंत्र में भूखे और दरिद्र लोग रहते हैं, लोकतंत्र क्या कर देगा? वो भ्रष्ट कर देगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जोर देते थे किस पर? अर्थ पर। अर्थ पर कैसे? चूंकि मार्क्स ने पूरा जोर अर्थ पर दिया था, और मैं बता दूं कहीं न कहीं ये भी अर्थ को ही पकड़ते हैं। कैसे? जैसे देखिए कि एक उदाहरण से मैं बता रहा हूं। अगर हम लोग ऋग वैदिक काल को देखें, अगर मानते हैं वेद को, तो ऋग वैदिक काल यानी 4 वेद। 4 वेद में पहला वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा गया है कि वर्ण 4 होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और 9वें मंडल में लिखा है कि जो डिवीजन होगा उसका आधार क्या होगा? कर्म होगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर हो गए। नतीजा क्या हो गया? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य
और तीनों के पास कुछ न कुछ आर्थिक संसाधन थे, खाने पीने के थे। जो शूद्र था ये गरीब हो गया। गरीब आदमी गंदा होता है, गरीब आदमी गंदा होता तो लोग दूरी बना लेते हैं, और यही शुरुआत होता अनटचेबिलिटी। और ऋग्वेद में लिखा है एक ही घर के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहीं भी जा सकते थे, क्योंकि किस पर आधार था? ये कर्म पर था। लेकिन उत्तर वैदिक में जन्म पर बन गया तो एक ही घर के व्यक्ति गरीब हो गया। जब गरीब हो गया तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों मिलकर से दूरी बना लिए, नफरत करने लगे। इसका फायदा अंग्रेजों ने खूब उठाया, इन लोगों को ईसाई बना दिया। आइए कितने बन भी गए। क्यों बन गए? ये कहते थे कि अपने पास बैठने भी नहीं देते हैं, अपने मंदिर में आने नहीं देते हैं, और दूसरे यहाँ जाने नहीं देते हैं। तो नतीजा क्या हो गया? ये काफी तक भाग गए। 1813 में एक्ट पारित किया था अंग्रेजों ने, इन्हीं के लिए पारित किया था, वो हम लोग डिटेल देखेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि बेस क्या है ये अनटचेबिलिटी का, और सिर्फ अनटचेबिलिटी का ही नहीं, पूरी व्यवस्था की जड़ अर्थ में देखा। अगर इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत कर दिया जाए, या जो गरीब है उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत कर दिया जाए, तो सामाजिक स्थिति मजबूत हो जाती है, उनका जीवन बेहतर हो जाता है, समाज में योगदान देते हैं, राष्ट्र में योगदान देते हैं, विश्व के लिए सही होता है। इसीलिए पूरा का पूरा जोर इन्होंने किस पर दिया? अर्थ पर दिया। जो गरीब है उनका स्तर को ऊंचा उठाया जा सके, इंडस्ट्री पे दिया। इस प्रकार से सोच रखते हैं, ऐसा उन्होंने काम किया। फिर क्या करते हैं? इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? समाजवादी दृष्टिकोण से बनाया जा सकता है। समाजवादी दृष्टिकोण क्या? सोशलिज्म पैटर्न से लाया जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का सोशलिज्म पैटर्न कुछ अलग था। वो क्या था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से समाजवाद की स्थापना होगी, सोशलिज्म ऑफ पैटर्न आएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जहां पर मिली जुली अर्थव्यवस्था हो, यानी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व हो। प्राइवेट सेक्टर लाभ आधारित होगा, लेकिन बहुत से ऐसे काम होते हैं जहां लाभ नहीं होगा, तो प्राइवेट वाले उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। जब प्राइवेट वाले इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वहां सरकार इन्वॉल्व होगी। तो उन्होंने कैसे बतलाया था? विश्व में पूरा कल्याण करने के लिए एक समाजवाद होता है, समाजवाद, जहां पर सब लोग ऐसे बढ़ते हैं, ऐसे सब गवर्नमेंट सेक्टर का होता है, गवर्नमेंट सेक्टर। और एक होता है पूंजीवाद। पूंजीवाद, जिसके पास पैसा है वो आगे बढ़े, काम करे, आगे बढ़े, ऐसे लोग बढ़ते हैं, तो इसको बोला जाता है पूंजीवाद। ये पूंजीवाद चलता है केवल लाभ आधारित, और ये चलता है कल्याण आधारित। कल्याण, इसमें वेतन फिक्स होता है, इनका वेतन फिक्स होता है। इसमें क्या होता है? वेतन फिक्स नहीं, काम करोगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। जब वेतन फिक्स हो जाता है तो निश्चित रूप से मनुष्य कामचोर होने लगता है। ये जानते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें क्या होता है? इसमें समाज का कल्याण नहीं होता है, जबकि राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याण करना है। कल्याण किससे होगा? पैसे से होगा। इसमें अगर वेतन फिक्स कर दिया गया है, इसे वेतन फिक्स कर दिया गया है, तो इसका मतलब कि मनुष्य कामचोर होगा। कामचोर होगा तो रेवेन्यू कलेक्शन कम हो जाएगा, चूंकि वेतन मिलेगा, सरकार के पास पैसे कम हो जाएंगे, ये सरकार एक दिन ध्वस्त हो जाएगी, नहीं चल पाएगी। सोवियत संघ देखिए ध्वस्त ही हो गया। इस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि दोनों में अच्छाइयां हैं, दोनों में कमियां हैं। इसमें कोई कल्याण नहीं होता, लेकिन खूब पैसा होता है इस देश के पास, क्योंकि मैन पावर सस्ते मिलते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कल्याण होता है, लेकिन दिक्कत क्या है? कामचोर टाइप हो जाते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू कर दिया जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व कर दिया जाए। भारत में ये जहां जहां लाभ होगा वहां वहां काम करेंगे, जिससे रेवेन्यू कलेक्शन होगा, टैक्स देंगे। टैक्स क्या होगा? सरकार के पास पैसा आएगा। जब सरकार के पास पैसा आएगा तो सरकार कल्याण करेगी, और जहां प्राइवेट सेक्टर वाले इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व होकर के देश का कल्याण करेगी। यानी देश के विकास में सरकार भी काम करे, लोग भी काम करें। पहले क्या होता था? सरकार काम करती थी, लोग खाते थे, बैठे रहते थे, ताश खेलते थे। अब सरकार का मानना क्या है
कि सरकार भी काम करे और तुम भी काम करो, दोनों लोग मिल काम करें, जिससे क्या पूरे देश का विकास हो, पूरे समाज का विकास हो। तो ये कंसेप्ट उसी समय दे दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था ये क्या करेगा, वास्तव में कल्याण करेगा। तो ये कल्याणकारी राज्य होगा, कल्याणकारी देश होगा, कल्याणकारी समाज होगा। इसी को पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं क्या, अपनी तरह का समाजवाद, सोशलिज्म पैटर्न। ये मैं लागू करना चाहता हूं मिश्रित अर्थव्यवस्था को। इस समाजवाद को उन्होंने नकार दिया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू करने की बात किया। और यही देखिए लगभग पूरे विश्व में फैलता चला जा रहा है, भारत में भी है। हाँ, लेकिन कई बार सवाल पूछा जाता है कि भारत समाज, इधर देखिए पूंजीवाद है, इधर समाजवाद है, ये मध्य में है, तो भारत किधर बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन से, धीरे धीरे आर्थिक उदारीकरण से इधर पूंजीवाद तरफ बढ़ रहा है। पूंजीवाद तरफ बढ़ रहा है, क्या कल्याणकारी कहेंगे? यस, कल्याणकारी कैसे कहेंगे? अब सरकार कल्याण का क्षेत्र सीमित कर रही है। जब सीमित कर रही है तो वहां पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, यानी ज्यादा कल्याण कर पा रही है। जो अपना कल्याण खुद कर ले रहे हैं उस पर सरकार नहीं ध्यान रही है। जैसे सब्सिडी ले लीजिए, हमारे देश के जो करोड़पति हैं, फिल्म स्टार हैं, क्रिकेट जो खेलते हैं वो है, चाहे नेता, सब सब्सिडी लेते थे। लेकिन अब सब्सिडी उसी को दिया जाएगा जो वास्तव में गरीब है, जो जरूरतमंद है, उसको दिया जाएगा। तो ऐसा कंसेप्ट उन्होंने दिया। आगे चल के हम लोग और डिटेल अध्ययन करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि समाजवाद पर अपने तरीके के समाजवाद की इन्होंने बात किया। पंडित नेहरू साहब कहते थे कि जो विकास का मार्ग है, यानी समाज जो विकास करता है, देश जो विकास करता है, उसे बहुत सारी बाधा भी आती है। तो बाधा क्या आती? धर्मांधता, यानी कोई समस्या है भगवान के ऊपर छोड़ दो, कोई दिक्कत, काम नहीं करोगे भगवान के ऊपर छोड़ दोगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि धर्मांधता विकास में बाधे आती है, अंधे हो जाते हैं, जो कुछ उसी के ऊपर ठेल दे, अरे काम करो। तो धर्मांधता बाधा है, सामाजिक कुरीतियां ही बाधा थी, सामंतवादी व्यवस्था बाधा थी, जमींदारी प्रथा बाधा थी, जो धार्मिक स्वार्थ थे लोगों को भी बाधा थी। तो कहते हैं क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ, धार्मिक दृष्टिकोण नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब भारतीय संविधान में देखिए स्थान भी दिया गया, कहां? फंडामेंटल ड्यूटीज में स्पष्ट कहा गया है वैज्ञानिक ज्ञानार्जन का विकास करें। और स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया भी जाने लगा है, धर्म नहीं, क्या पढ़ाया जाने लगा है? आधुनिक शिक्षा। कैसी शिक्षा? विज्ञान पढ़ाया जाने लगा है, तर्क आ गया है। जबकि धर्म में, धर्मांतर में तर्क नहीं होता। क्या लिखा रहता? आओ इसका पता लगाएं। पहले ग्रहण कैसे लगता था? रॉकेट घोड़ जाते थे। जब युवा कि आओ इसका पता लगाएं तो पता चल गया ग्रहण कैसे लगते हैं। ऐसे बहुत सारे धर्मांधता हर धर्मों में रही है। इससे दूर जाने की बात करते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से दूर जाने की बात करते हैं। कौन सा धार्मिक दृष्टिकोण? जो धर्मांधता। अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने क्या लिखा है? स्पष्ट रूप से लिखते हैं क्या, कि मेरे जीवन पर मार्क्स और लेनिन का प्रभाव पड़ा है, इसलिए स्पष्ट रूप से मैं मस्तिष्क और शरीर से क्या हूं? समाजवादी हूं। मैं बता दूं, जब अमेरिका कहा हमारे तरफ आ जाइए, सोवियत संघ हमारे कहा कि हमारे तरफ आ जाइए, ये कहे कि हम दोनों गुटों में नहीं रहेंगे, निर्गुट रहेंगे। लेकिन जब बार बार कहते थे कि मैं शरीर और मस्तिष्क से समाजवादी हूं, तो अमेरिका चिढ़ जाता था और सोवियत संघ खुश हो जाता था। इसलिए हमेशा सोवियत संघ साथ दिया है। जब जब मुसीबत आई है, सोवियत संघ साथ दिया है, क्योंकि यही वो लाइन सोवियत संघ को खुश कर देती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो अपने तरह का समाजवाद, जो सोशलिज्म पैटर्न मैं बता रहा हूं, ये वाला नहीं, ये वाला जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला है, इस समाजवाद में समाज का ही भला होता है, व्यक्ति का ही भला होता है। मैं इसको पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। ऐसा कोई बाधा पहुंचा ही नहीं सकता, न व्यक्ति के लिए न समाज के लिए। इसमें सबका विकास होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि देश में जो उत्पादन होता है वो लाभ आधारित नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? आवश्यकता आधारित होना चाहिए। यही बात मार्क्स कहता था कि जितने उत्पादन होते हैं वो लाभ आधारित होते हैं, पूंजीपति लाभ आधारित करते हैं, जबकि होना क्या चाहिए? आवश्यकता आधारित। मार्क्स कहता था मशीनों से बेरोजगारी फैलती है, क्योंकि वो आवश्यकता आधारित नहीं उपयोग किया जाता मशीनें, वो लाभ आधारित उपयोग किया जाता है।
तो कहीं न कहीं मिलता जुलता जो एक मार्क्स है नजरिया, वो आया। स्पष्ट रूप से धर्म का विरोध तो नहीं कर पाए। मार्क्स ने स्पष्ट रूप से कहा, क्या दिया, धर्म क्या है, अफीम है। इस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं कह पाए, शांत रहे, ठीक ही रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और क्या कहते हैं, कहते हैं कुछ ऐसे कार्य होते हैं सरकार द्वारा जिसका तात्कालिक फायदा तो नहीं मिलता, आर्थिक रूप से नुकसान ही होता है, क्योंकि पैसा लगता है उसमें, नुकसान होता है, लेकिन बाद में चल करके उसका बहुत फायदा मिलता है। वैसे कार्य बिल्कुल किया जाना चाहिए। कैसे, जैसे आधुनिक शिक्षा। आज दिया जाएगा, पैसा तो बहुत खर्चा होगा, लेकिन बाद में चल कर उसका बहुत फायदा मिलेगा। आधुनिक शिक्षा नहीं रहती, देखने कितनी कुरीतियां फैल जाती हैं, कितनी विकृतियां समाज में आ जाती हैं। बच्चे कितना पैदा करने, कितने नहीं पैदा करने हैं, सब भगवान की देन, अल्लाह की देन बोल देते हैं। आधुनिक शिक्षा लेंगे, लोग ले भी रहे हैं तो समझ रहे हैं कितने बच्चे करने, कितने नहीं कर रहे हैं। ये आधुनिक शिक्षा सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, पूरी तरीके से खोल के रख देती है दिमाग को, मस्तिष्क को। और कहते हैं कि इसमें पैसा खर्चा किया जाना चाहिए, साफ सफाई पैसा खर्चा किया जाना चाहिए, स्वास्थ्य पैसा खर्चा किया जाना चाहिए। हम लोग देखते हैं तो 80% बीमारियां अस्वच्छता और जल के कारण ही होती हैं। और गरीब आदमी वैसे ही, और पैसा उसी में खर्चा हो जाता है। बागवानी पर पैसा खर्चा करना चाहिए। तात्कालिक रूप से तो नुकसान होगा आर्थिक रूप से, लेकिन दीर्घकालिक रूप से बहुत फायदा होगा। कुछ समय बाद देखिएगा, पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चला करेंगे पीठ पर। अभी समझ में नहीं आ रहा है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत पहले ही बता दिए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात आती है तो ये कांग्रेस की अध्यक्षता भी किए थे, जो लाहौर में हुआ था 1929 में, 31 दिसंबर। और ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यहां से। क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि लाहौर का जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, यहीं पर सबसे पहले निर्णय लिया गया क्या, कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो यहां से याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया कब, 1929 के लाहौर अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था। सवाल बार बार पूछे जाते हैं। अध्यक्ष कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 जनवरी 1930 के दिन निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस तरीके से भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 के दिन। फिर 31-32 ऐसे मनाते चले गए। अंग्रेजों ने आजादी दे दिया 15 अगस्त को। ये डेट हमारी खराब हो रही थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि 15 अगस्त बड़ी पवित्र डेट है, क्या करें, ऐसा करते इस दिन संविधान को ही लागू कर देते हैं। क्षमा चाह रहा हूं, 26 जनवरी बड़ी पवित्र डेट है स्वतंत्रता के लिए, इस दिन संविधान को लागू कर देते हैं। इसीलिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू, यानी 26 जनवरी को लागू हुआ। गणतंत्र बना भारत 26 जनवरी को, जबकि पहले क्या था, ये स्वतंत्रता दिवस हुआ करता था। स्वतंत्रता दिवस क्या हो गया, 15 अगस्त हो गया। उसके पीछे ये कहानी है। गांधी जी जिस प्रकार से अंग्रेजों का विरोध करते थे, ठीक वैसे ये विरोध करते थे, लेकिन उतना खुल के सामने नहीं आते थे। हाँ, कई बार जेल भी गए ये, लेकिन ये चाहते थे कि हम ऐसा करें, अपने तरह से काम करें। गांधी जी का अपना नजरिया था, इनका अपना नजरिया था। 1935 का अधिनियम बनाया गया था, 1935 का। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन ही नहीं है। ऐसा कार जिसमें ब्रेक है परंतु इंजन ही नहीं है, ऐसा 1935 के अधिनियम को बोला था। ये भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं। नेशनल हेराल्ड पत्र निकालते थे ये भी सवाल पूछे गए हैं। अगर हम लोग देखते हैं, एक नाम आता है फ्रैंक मोरिस। फ्रैंक मोरिस ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार रहे। अगर इस प्रकार से देखें तो बहुत सारे सवाल यहाँ से बनते हैं। इतना हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छी अच्छी बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले। अगर इनके महत्व की बात करते हैं तो एक यथार्थ की दिशा इन्होंने दिया भारत का, भारत के समाज का, लोगों का। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात किया। धर्मांधता नहीं, पूजा पाठ करिए लेकिन अंधे मत बनिए। अंधे बनने से क्या हो जाता है, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। देख रहे हैं जन्नत के स्वर्ग के चक्कर में कितनी अव्यवस्था हो जाती है, होर के चक्कर में कितनी अव्यवस्था हो जाती है। वो व्यवहारिक सत्य की बात करते थे, व्यवहारिक समस्या, मानववाद की बात करते थे। बच्चा जब पैदा होता है किसी धर्म जाति संप्रदाय का नहीं होता है। ये समाज के लोग इतने विकृत होते हैं, उसमें क्या करते हैं, अपलोड कर देते हैं। जब अपलोड कर देते हैं तो जाति का हो जाता है, वो धर्म का हो जाता है।
इसीलिए वो बच्चों को पकड़ते थे, ब्रेनवॉश करते थे और उन्हीं की याद में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बालक को सुधार दिया जाए कि बच्चे क्या हैं, नर्सरी हैं, बच्चे क्या है, पौधे हैं, आगे चल के विशाल वृक्ष बनेंगे। अगर पौधा जिस चीज से लगाएंगे वही वृक्ष बनेगा। इस प्रकार से सोच रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, धन्यवाद। आगे भी हम लोग देखते रहेंगे।